हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 5वां चैप्टर विद्युत धारा उर्फ करंट। तो करंट के बारे में 10वीं कक्षा में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि थोड़ी से एडवांस लेवल की चीज़ें हम 12वीं में पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। विद्युत, यार विद्युत वह चीज़ है, विद्युत एक ऐसी चीज़ है जो आपके डेली रूटीन में काम आती है। करंट के बिना आप जिंदगी संभव है? आप बताओ। सरकारें वादा करती है बिजली देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बिजली के बिना आप कल्पना करो, क्या आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? क्या उसके बिना आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, या टीवी देख सकते हो, या घर में कुछ भी, सर्दी पड़ रही है, पानी है ठंडा, फिर ठंड में हालत हो जाएगी खराब अगर ठंडे पानी से नहा लिए तो पानी गर्म करने के लिए वहाँ भी बिजली चाहिए। विद्युत धारा, सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, विद्युत धारा, जो इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं। विद्युत के बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। बात आ रही समझ में? अब तो आदिवासी क्षेत्रों में भी बिजली पहुंच गई है, तो उनको भी पता चला गया, अरे ये बिजली ऐसी चीज़ होती है, मज़ा आ रहा है बिजली में। तो ठीक है, हर चीज़ की कनेक्टिविटी होती है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो उस डिजिटल इंडिया के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो अपन पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या है, कितने प्रकार का होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज या विभवांतर कितना होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ये जाल देख रहे हो आप, ऐसे जाल, ये संयोजन होता है सेलों का। क्या होता है? संयोजन होता है। इस जाल का मतलब क्या है? जो घर में इन्वर्टर होता है उसमें ये सिस्टम, इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी हुई होती है, उसमें ये सिस्टम होता है बैटरी के अंदर। तो होता क्या है बच्चों, देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो देखो, ये एक सेल है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है। टोपी जो होती है प्लस होती है, ये आपने देखा होगा, बाजार में ऐसे सेल बहुत आते हैं। पर आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं, पहले एक सेल डालते हैं, फिर उसी तरीके से दूसरा सेल डालते हैं। क्लियर? या मान के चलो किसी कैमरे वैमरे में ऐसे स्प्रिंग लगी हुई होती है, एक स्प्रिंग इधर और एक स्प्रिंग इधर। बात आ रही समझ में? तो अपने को क्या करना होता है, ऐसे करके टोपी इधर रखनी होती है और दूसरे में स्प्रिंग की तरफ बैक साइड करके एक टोपी इधर रखनी होती है। इस तरह से सेल अरेंज करते हैं। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से अरेंज करने के पीछे मतलब क्या है? इस देखो, दो चीज़ें होती है। सेल का संयोजन, सेलों का संयोजन टॉपिक क्या है? सेलों का, हिंदी में बोले तो शुद्ध हिंदी में सेलों का संयोजन। तो सेलों के संयोजन की भाई जरूरत पड़ी क्यों? पहले तो ये संयोजन क्यों करना है, पहली चीज। तो दो चीज़ों के लिए करना है कि कोई भी एक सेल एक लिमिट तक आपको धारा दे सकता है। भाई किसी की 5 एम्पियर, ठीक है, उसकी औकात इतनी है कि 5 एम्पियर देगा, इससे ज़्यादा नहीं, और आपको चाहिए 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर कहाँ से लाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, धारा बढ़ानी है तो ओम के नियम से आपको विभव भी बढ़ाना पड़ेगा। विभव बढ़ाने के लिए बैटरी 5 ही दे सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे 2 सीरीज में लगाने पड़ेंगे। क्लियर? तो दो चीज़ें ध्यान रखना। संयोजन क्यों करते हैं तो ध्यान से देखना, ज़्यादा विभव चाहिए तो करते हैं, और ज़्यादा देर तक चाहिए तो करते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो ज़्यादा विभव चाहिए भाई, एक सेल का जितना विभव है उससे काम नहीं चल रहा, तो क्या चाहिए, ज़्यादा विभव चाहिए। भाई एक युक्ति है जो मान के चलो 20 वोल्ट पे काम करती है और अपने पास 5 वोल्ट के सेल है। अब बताओ, तो 20 वोल्ट बनाने पड़ेंगे, तो अपने को ज़्यादा विभव चाहिए। और एक है कि मान के चलो 5 वोल्ट की युक्ति है, लेकिन उसको अपने को ज़्यादा देर तक चलाना है, तो 5 वोल्ट के ज़्यादा सेल चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक चलाना है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ज़्यादा विभव चाहिए और एक ज़्यादा देर तक चाहिए। जब आपको कोई विभव ज़्यादा देर तक चाहिए तो आप उसमें करोगे समांतर क्रम। क्या करोगे? समांतर क्रम, ध्यान रखना। और ज़्यादा विभव चाहिए तो आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम। दो चीज़ें समझना मेरी बात को ध्यान से। तो ये यहाँ पे देखो, ये श्रेणी क्रम है, एक के प्लस से माइनस, फिर इस माइनस से ये प्लस, फिर इस प्लस, फिर इसका माइनस, इसके प्लस है, फिर इसका माइनस, इसके प्लस है। तो ये जो क्रम है सेलों का, ये क्रम कैसा है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम मैंने आपको बताया ज़्यादा विभव या ज़्यादा धारा के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है, ये कौन सा क्रम है, समांतर। ये कौन सा है, ज़्यादा देर के लिए। मान के चलो ये वाली लाइन डिस्चार्ज हो रही है, तो ये उसके बाद ये काम करने लग जाएगी, उसके बाद ये करने लग जाएगी, उसके बाद ये करने लग जाएगी। या इसका एक सेल डिस्चार्ज हो, फिर इसका एक हुआ, फिर इसका एक हुआ, फिर इसका हुआ, किसी भी क्रम में हो सकता है भाई।
बात है समझ में? तो ये जो क्रम है ये ज़्यादा देर तक सेम विभव चाहिए अपने को, उसके लिए करते हैं, और ये ज़्यादा विभव के लिए करते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के लिए सेलों के संयोजन की दो चीज़ें यहाँ आपके सामने आती है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के लिए परिपथ को कैसे अरेंज करेंगे, समांतर क्रम के लिए कैसे करेंगे, इसके लिए दो मेन डेरिवेशन है अपने सिलेबस में, दो मेन डेरिवेशन, और इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है अपने सिलेबस में। तो यहाँ तक अगर आपको ये समझ में आ गया, जाल समझ में आ गया हो, देखो प्लस से प्लस जुड़ा, फिर इससे प्लस से प्लस, फिर प्लस से प्लस, तो ये हो गए समांतर, ये है समांतर, और ये है श्रेणी क्रम। एक प्लस से इसका प्लस माइनस, इसके माइनस से दूसरे का प्लस, फिर उसके माइनस से दूसरे का प्लस, फिर उसके माइनस से दूसरे का प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो होता है श्रेणी क्रम। और जो प्लस 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 होता है, तो होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो सेलों का इससे पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ना चाहिए था अपने को, वैसे सिलेबस में था नहीं तो अपन ने पढ़ा नहीं, उसके बारे में भी एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम, जो आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पढ़ने की खास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इससे पहले बता दूं, प्रतिरोधों के बारे में बताना जरूरी भाई। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कैसा कैसा, श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, एक उससे दूसरा, ये श्रेणी क्रम, ये R1 और ये R2, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता था, R इक्विवेलेंट। आप बताओ कितना होता था, R1 प्लस R2, ये सबको पता है। समांतर क्रम में क्या होता था, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, दोनों के टर्मिनल जुड़े हुए, ये R1 और ये R2, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होता था, इसका R इक्विवेलेंट होता था 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना, मैंने लसअप लिया R1 R2, इससे कैंसिल किया तो ये आ गया R2, ये आ गया R1, उसको उल्टा किया तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी दो प्रतिरोधों का कौन सा क्रम, समांतर क्रम होगा, तो अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये 6 है ओम है, और अगर ये 3 ओम है, सीधा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 × 3, 6 + 3 18/9, काटा तो आया 2, कितना, अरे ओम अंकल को मत भूलो, 2 ओम। क्लियर, ओम अंकल को नहीं बोलना है, मात्रक नहीं छोड़ना है भाई। इधर आ जाओ, सीधा सीधा ये सीधा सादा सा R1 प्लस R2 है, तो सीधा सीधा वैल्यू रखें, अगर ये 6 ओम रखें और ये 3 ओम रखें, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 + 3 = 9 ओम। क्लियर, इस तरह से इसमें एक उदाहरण भी अपन ने देख लिया। तो इसकी एक खासियत है कि जो तुल्य आता है वो अधिकतम से भी अधिकतम आता है, मतलब 6 अधिकतम इन दोनों में, उससे भी अधिकतम कौन है, 9, और इसमें न्यूनतम से भी न्यूनतम आता है, मतलब इन दोनों में न्यूनतम कौन है, 3, और 3 से भी कम मान आया कितना, 2। तो प्यारे बच्चों, ये प्रतिरोधों का संयोजन आपने 10वीं कक्षा में देखा होगा, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे अपने मुद्दे की ओर, और मुद्दे से भटकना हमें बिल्कुल भी नहीं है, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का कौन सा क्रम भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन आज अपन देखने वाले हैं, और बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन शुरू करते हैं। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में आप ध्यान से देखिए, मैंने एक सेल लिया, चलो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, दूसरे कलर में लेते हैं,
ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। तो दूसरा सेल लिया और एक और सेल लिया और बस ये सेल लिया इसका प्लस माइनस, ये सेल लिया इसका प्लस माइनस, और इस सेल के पास में एक आंतरिक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया और इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ईएमएफ है E1 और इसका R1, और बीच में एक बिंदु ले लिया B, यहाँ ले लिया A और इधर ले लिया C। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक E1 सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, एक दूसरा E2 सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा R2 है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और 3 बिंदु है A B C। इतनी आपको गणित आती होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC ले लो, 1 2 3 ले लो, जो आपको लेना है ले लो। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। ऐसा क्यों? जब ये दोनों मिल के एक सेल बन जाएंगे तो आपको पता है अल्टीमेटली प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, तो ये उच्च विभव होगा। इसको मैं वापस अगर बनाऊं, ये प्लस माइनस, तो ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। क्लियर? ये A हो जाएगा, B तो अंदर घुस जाएगा और ये आ जाएगा C। क्लियर? C बिंदु आ जाएगा। क्लियर? किसी को अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो C यहाँ बना देते हैं। ठीक है? ये परिपथ और ये परिपथ जो हो जाएगा तुल्य परिपथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ में समझते हो? तुल्य परिपथ। क्लियर? अब अपन शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। आसान डेरिवेशन है, ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। कर दिया बंटवारा। चलो बंटवारा करने के बाद शुरू करते हैं। सेल E1 पर टर्मिनल वोल्टता, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, बता भी देता हूँ। V बराबर E माइनस आई आर। पिछली कक्षा में मैंने कहा था पूरी कहानी इसी समीकरण पे चलेगी। तो टर्मिनल वोल्टता यहाँ से यहाँ, और आपको पता है उच्च विभव है, तो टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? VA माइनस VB बराबर E1, और इधर से इधर धारा कितनी आ रही है? I, और इस पे धारा कितनी आ रही है? I, और इस पे भी धारा कितनी आ रही है? I। ये आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक परिपथ में, किसी भी एक तार में धारा की जो गणना हो गई है वही धारा बहेगी। ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे देखिए, इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर, इस बैटरी ने 2 एम्पियर और दे दी, 4 हो गई। इस बैटरी ने 2 और दे दी, 6 हो गई। 6 घूम के कहीं ना कहीं वापस आएगी, फिर क्या वापस ये 2 देगा, तो 6 2 8 हो जाएगी, 8 फिर ये 2 देगा, 8 2 10 हो जाएगी। ऐसे धारा बढ़ती जाएगी तो फट जाएगा ये। ऐसा थोड़ी होता है। बात आ रही क्लियर समझ? सर्किट में कुछ भी हो पहले से कैलकुलेशन हो जाती है कि भाई इतनी धारा बहनी है, परिपथ गणना कर लेता है अपने आप। तो इन सब का मिला जुला रूप है कि धारा आई बह रही है, वही आई इसमें से बहेगी, वही आई इसमें से बहेगी, वही आई इसमें से बहेगी, वही आई अगर बाहर कोई होगा तो उस पर से बहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तार में जब तक कोई जंक्शन नहीं आता धारा समान रहती है। जब तक कोई संधि नहीं आती है, दूसरा तार जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब मान के चलो यहाँ से अगर मान के चलो कोई दूसरा तार ऐसे जुड़ा हुआ होता तो बात अलग होती। आई आ रही है, कुछ इधर चली जाती, कुछ इधर चली जाती है, उधर से आ रही होती तो अलग बात होती। लेकिन जब तक कोई संधि नहीं आए, क्या नहीं आए? संधि नहीं आए, तब तक धारा समान रहती है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, दिमाग में सेट करना है। तो धारा आई है पूरे में, मैंने कहा माइनस का आई R1 बना, V तो VA माइनस VB, विभवांतर टर्मिनल वोल्ट था। E की जगह E1, धारा I है तो I, प्रतिरोध इसका आंतरिक R1 है, R1। मैंने किया समीकरण नंबर 1। सेल E2 पर टर्मिनल वोल्ट था। मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिए, E2 पर वोल्ट था, वैसे की वैसी कहानी। ये उच्च विभव, ये निम्न है B और C, तो VB माइनस VC। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E2 हो जाएगा, I तो धारा तो I ही है, और ये हो जाएगा R2। क्लियर? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस 2, 1 2 का 2, देखो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2।
किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बच्चों सीधा सीधा जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये VB से VB गया, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आया VA माइनस VC बराबर E1 प्लस E2 आया। क्लियर? माइनस का I लिया कॉमन, तो माइनस का I दोनों से कॉमन लिया तो ये हो गया R1 प्लस R2। बोलो भारत माता की जय। ठीक है भाई, VA माइनस V2 VA माइनस VC बराबर E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। बोलो यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्लियर? तो अब आगे अपन देखें तो इस टर्मिनल वोल्टा के लिए समीकरण बनाते हैं। तो अपन कहते हैं तुल्य परिपथ के लिए समीकरण क्या होगी? इसके लिए समीकरण बनाओ तो देखो तुल्य परिपथ के लिए समीकरण होगी VA माइनस VC, दो ही बिंदु है, इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। देखो इसमें भी धारा कितनी बह रही है? I बह रही है। इसका प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध जो इन दोनों के बाद आया है R इक्विवेलेंट। तो यहाँ समीकरण 4 के बाद हो जाएगी समीकरण 5। ये अपन ने देखा, ध्यान से देखिएगा, ये अपनी इक्वेशन आ गई 4 और एक तुल्य परिपथ की भी अपन ने इक्वेशन बना ली, इसको कर दिया इधर खोपचे में सेट। अब इधर देखिए क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 की क्या करेंगे भाई, एक जैसी है। देखो तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करेंगे तो देखो VA माइनस VC, उधर E इक्विवेलेंट है, इधर E1 प्लस E2 है, तो बेटा E इक्विवेलेंट कितना आया जल्दी बताओ भाई सारे एक साथ, E1 प्लस E2। और इधर देखिए फिर है माइनस, हाँ माइनस है, फिर I है, बोले हाँ है ये, फिर ये R1 प्लस R2 कितने हो गए? R इक्विवेलेंट, तथा R इक्विवेलेंट कितना हुआ? R1 प्लस R2, समीकरण 7। क्लियर भाई? तो E इक्विवेलेंट कितना आया? E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट कितना आया? R1 प्लस R2। तो प्यारे बच्चों अगर मैं कहता, सुनना ध्यान से, अगर मैं कहता कि अगर ये 10 वोल्ट है और अगर ये 5 वोल्ट है तो टोटल EMF कितना होता है इस सर्किट का? इसका हो जाता 10 प्लस 5 बराबर 15 वोल्ट। फिजिक्स में ध्यान रखना, कभी भी कोई भी हो छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसको समझो। मैंने कहा अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी होती और उसी तरह से ये 5 वोल्ट की बैटरी होती तो तुल्य परिपथ की बैटरी कितने की होती? 10 प्लस 5 बराबर 15। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, तो E इक्विवेलेंट आ गया अपना, R इक्विवेलेंट आ गया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार यदि N सेल होते, इसी तरह से N सेल E1 E2 EN होते तो देखो इतना खास नहीं है, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाता? E1 E2 E3 गिनती आती है ना, E4 E5 6 7 8 9 10, बस नहीं बस नहीं, अनंत तक जितना जाएगा जाने दो। और ये सारे क्या है, ये क्या आया? E इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ये दिख रहा है ना आपको श्रेणी क्रम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इनका प्रतिरोधों का भी तो श्रेणी क्रम है, तो सीधा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2। अभी अपन ने देखा था, कहाँ देखा था? ये देखो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। समीकरण हो गए कितनी बच्चों? 9। रोके आगे बढ़े? नहीं आगे बढ़ेंगे अपन। तो समीकरण हो गए बेटा 9। अब एक स्पेशल केस बता देता हूं मैं आपको, नोट। और बच्चों नोट है ये इस बार 10,000 रुपए का। कितने का भाई? अभी मोदी जी है भाई, मोदी जी 10,000 का नोट भी छाप देंगे जल्दी। ठीक है, तो 10,000 का नोट जब आएगा तो देखना इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, भविष्य के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। तो 10,000 रुपए का चिन्ह लगाऊं, ये रुपए का चिन्ह। क्लियर? तो 10,000 रुपए के नोट हम देखें कि यदि सेलों के टर्मिनल, ये सेलों के समान टर्मिनल परस्पर जुड़े हो, समान टर्मिनल परस्पर जुड़े हो। अरे क्या हुआ, ये क्या बात हो गई भाई? अब यार मेरे पास तो जगह भी नहीं है, तो क्या करेंगे? जगह बनाएंगे भाई, करेंगे कोशिश, यही तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़।
यदि सेलों के समान टर्मिनल परस्पर जुड़े हो, मतलब माइनस है तो इसका भी माइनस जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा? तो मैंने कहा भाई पहले चित्र बना लेते हैं, भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब तो है नहीं। R1, ये E1, ये E2, ये R2 हो गया, इधर से धारा आ रही आई। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, चित्र दिख रहा है आपको? अब क्या हो रहा है, दोनों के माइनस जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, अब तुल्य ईएमएफ कितना होगा? तो ध्यान से रखना, अब ई इक्विवेलेंट कितना होगा? जो इन दोनों में से अधिक है वो पहले आएगा। तो मान के चलो मैंने कह दिया E1 इज ग्रेटर देन E2, तो निश्चित रूप से E1 और माइनस E2 होगा। अब क्या होगा, दोनों का होगा माइनस। क्यों होगा भाई? तो देखो, इससे तो धारा निकल रही है, इससे प्लस से धारा निकल रही है, तो ये तो हो रहा है डिस्चार्ज। अरे कहाँ से आ गई? हाँ, ये हो रहा है डिस्चार्ज, इसके प्लस से क्या हो रही है, धारा निकल रही है, लेकिन इसके प्लस के अंदर धारा घुस रही है। और जब प्लस के अंदर धारा घुसती है, जब प्लस के अंदर धारा घुसती है, जब प्लस के अंदर धारा घुसती है, किसके प्लस के अंदर? सेल के प्लस के अंदर धारा घुसती है, तो वो सेल क्या होता है? वो सेल होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ये तो भाई साहब हो रहा है डिस्चार्ज और ये हो रहा है चार्ज। तो क्या हुआ, अगर ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो भाई साहब हिसाब लगाओ, 10 वोल्ट में से 5 तो यही खा जाएगा, तो बचेगा कितना? 5। तो तुल्य परिपथ कितना आता है? 5। तो 10 माइनस 5 करो, वही आ रहा है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? चलो बताओ इसका तुल्य परिपथ। अरे यार, परिपथ तो हमेशा जुड़ेंगे, घटेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है R1 माइनस R2 हो जाएंगे। कभी भी प्रतिरोधों के मध्य माइनस चिन्ह तो आने का सवाल ही नहीं होता। तो प्रतिरोध तो अभी भी श्रेणी क्रम में ही है, तो प्रतिरोध तो सीधे जुड़ेंगे। तो ये हो गई कहानी नंबर 10 और ये हो गई कहानी नंबर 11। देखो जल्दी से करो, 11 के बाद नहीं तो बच जाएगी आप सबकी 12, और 12 अपने को बजानी नहीं है। तो आसान सा टॉपिक है, मैंने कहा सेलों के समान टर्मिनल यदि जुड़े हो तो हो जाएगा E1 माइनस E2। यदि E2 ज़्यादा है तो E2 माइनस E1, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध सदैव जुड़ेंगे, प्रतिरोध R1 प्लस R2 होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन शानदार धमाकेदार तरीके से आपका हो चुका है, पेपर में आएगा तो मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से छाप दोगे, और ऐसा छापोगे कि आपको मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कहीं भी करिए, कमेंट करिए भाई। मेरे हिसाब से ये हो गया समाप्त। मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कोई दिक्कत है। मैंने आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग पहले बता रखी है, कहानी मैंने समझा रखी है। अब आगे चलते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन, और अब अपने को जल्दी से इस डेरिवेशन को करना है ख़त्म। जल्दी से आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मुझे ये ख़त्म कराना है। तो अब मैं चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ? सेलों का समांतर, सेलों का कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम कौन सा भाई? समांतर क्रम संयोजन। खतरनाक डेरिवेशन कह सकते हो इसमें, क्योंकि बच्चे गलतियां ज़्यादा करते हैं, इसको मैंने इसलिए खतरनाक, डेंजर, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया खतरनाक। अब जो खतरनाक लिखा तो भाई ध्यान देना, भाई ध्यान रखना, भाई ध्यान नहीं दोगे तो आएगा खतरा। तो खतरे से बचने के लिए खतरनाक जो डेरिवेशन है वो अपन यहाँ करेंगे। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन अपने को पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो मैंने लिया एक दूसरा कलर, और मैंने बच्चों बनाया एक बैटरी, फिर मैंने बच्चों एक बनाई और एक बैटरी, और इन दोनों बैटरी को बैटरी से जोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब प्यारे बच्चों देखिए, यह है बिंदु ए और यह है बिंदु सी या बी, कुछ भी ले लो, बी। बच्चों ये ले लो R1 आंतरिक प्रतिरोध, ये ले लो E1, बच्चों ये ले लो E2, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ले लो R2। 1 2 का 4, 4 2 का 1। चलो अब इसका तुल्य परिपथ बनाए, तो तुल्य परिपथ तो पहले बना वैसा ही बनेगा। ये है E इक्विवेलेंट, ये है R इक्विवेलेंट, दिस इज प्लस माइनस, धारा आई, क्लियर।
ये ए और इसको मान ली बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या है, नामकरण देना है, अपना नाम है जैसे, ठीक है। इधर से आया आई, अब देखो आई आया करंट श्यों, इधर से कितना जाएगा श्यों आई, इधर से आई आया, इधर कितना जाएगा I1, तो बचा हुआ किधर जाएगा, इधर जाएगा I2, दैट इज वी कैन से दैट, अरे 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 कहाँ जा रहे, इसको हटाओ। अब अपन करेंगे, आपने को बताया कितना है I बराबर I1 प्लस I2, दिख रहा है, क्लियर। आई ही तो देखो, देखो इधर देखो, इधर से करंट आया आई, सामने आए दो रास्ते, टक I1 इधर गया, टक I2 इधर गया, दिक्कत कहाँ है भाई, क्लियर। आपको पता है समांतर क्रम में करंट क्या होता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, किसी भी रेशियो में हुआ हो, तो I1 और I2 चले गए। ये मैंने कहानी बता दी, समांतर क्रम में सेल आपको दिख रहे हैं। अब कहानी बच्चों अपन बढ़ते हैं आगे, ये डेरिवेशन थोड़ी सी खतरनाक है, ये डेरिवेशन रोडीज से भी खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है, इसलिए खतरनाक है भाई, ध्यान रखना। आप सबको खतरों खिलाड़ी बनना है, इस डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं इतना कह रहा हूँ तो यार, कह रहा हूँ तो सोच समझ के कह रहा हूँ। चलो ये कहानी हो गई, शुरू करता हूँ। सेल E1 की टर्मिनल वोल्टता VA माइनस VB तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। पहले ही कह दूँ, देखो यहाँ पे VA माइनस VB आएगा, यहाँ पे भी VA माइनस VB आएगा, और यहाँ पे VA माइनस VB, तो मैंने पहले ही कह दिया VA माइनस VB जो है उसको अपन क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, ध्यान रखना। VA माइनस VB का मान क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E1 माइनस I1 R1, समीकरण नंबर 1, क्लियर। E1 की टर्मिनल वोल्टता E1 माइनस I1 R1, समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आगे I बराबर I1 प्लस I2 मेरे काम आएगा, मैंने पहले इधर लिख दिया था, तो मुझे पता I1 का मान चाहिए, तो मैंने इधर से I1 का मान निकाल दिया। I1 कितना आया, देखो ये गया इधर, ये गया उधर, तो क्या हुआ E1 माइनस का हुआ V, ये उधर चला गया, ये इधर आया, और बट्टे में I1 उधर है, तो बट्टे में क्या है R1, तो बोलो जय हिंद, ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सेल E2 की टर्मिनल वोल्टता, या E2 की टर्मिनल वोल्टता, E2 पर टर्मिनल वोल्टता, ये क्या हो जाएगा, V बराबर E2 माइनस I2 R2। इसी प्रकार I2 कितना हो जाएगा, तो E1 की जगह E2 करके देखना, वही आ जाएगा, V तो V है और R2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो I2 बराबर E2 माइनस V बट्टा R2, ये बना लिया हमने समीकरण। सेल E1 की टर्मिनल वोल्टता और सेल E2 की टर्मिनल वोल्टता, दोनों के लिए I1 I2 का मान निकाल दिया। परिपथ से स्पष्ट है, परिपथ में KCL से, किरचॉफ करंट लॉ, I बराबर I1 प्लस I2, तो कितनी होगी 5। समीकरण 2 व 4 से मान समीकरण 5 में प्रस्तुत करने पर, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपको पता है फिजिक्स में ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती, डेरिवेशन करते रहना पड़ता है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी समीकरण बनाई E1 माइनस I1 R1, E2 माइनस I2 R2, V बराबर, मैंने आपको कहा था पूरा जो डेरिवेशन है वो डिपेंडेंट एक समीकरण पे है, V बराबर E माइनस I R, और ये कैसे आई थी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए समीकरण बना दी, इसके लिए बना दिया, I1 का मान निकाल दिया, I2 का मान निकाल दिया, और यहाँ प्रस्तुत कर देंगे, तो है E1 माइनस V बट्टा R1 प्लस E2 माइनस V बट्टा R2, समीकरण नंबर 6।
बच्चों, अभी तक तो आराम से था, अब यहाँ पे है खतरा। अब खतरा है तो बड़ा सावधानी से रखना। खतरा कुछ नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, पर बच्चे यहाँ गलती करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए खतरा है। मैं जब भी खतरा है तो मैं जब भी ये डेरिवेशन करवाता हूँ, ठीक है, तब तक तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन बच्चे पेपर में यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, लिखता हूँ सावधान। अरे यार, कलर कोई दूसरा लूँ जिससे बिल्कुल नज़र पड़े आपकी। यहाँ लिख दूँ सावधान, और फिर विश्राम मत कर लेना। विश्राम तो नहीं करना, अभी सावधान कर रहा हूँ, विश्राम मत करना भाई। नहीं, स्कूल में आपने सुना होगा कि सावधान के बाद तो विश्राम ही आता है। अभी सावधान है भाई, सावधान, यहाँ से बस ध्यान रखना। यहाँ से मुझे लाना है, क्या लाना है, मुझे पता है मेरी तुलना इस समीकरण से करनी है, v बराबर e माइनस आई आर से, इस तरह की, तो v एक तरफ लाना है। तो मेरा इस पूरे में मकसद क्या है, इस पूरे में मेरा एक मकसद है, और मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होऊंगा, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ भी आप भी अपने मकसद में कामयाब रहें कि इस v को एक तरफ लाना है। अब इस v को एक तरफ लाने के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप बताओ। v को एक तरफ लाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं देखो, मैं जो करना चाहता हूँ, हो सकता है आप मेरे से भी उचित तरीके से कर पाएँ। तो देखो मैं करता हूँ i बराबर e1 बट्टा r1 माइनस वी बट्टा r1 प्लस e2 बट्टा r2। देखो आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, समीकरण हल करनी है यार, मुझे जैसा लग रहा है मैं तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के हिसाब से कर रहा हूँ। पुनः i बराबर e1 बट्टा r1 प्लस e2 बट्टा r2, ब्रैकेट किया बंद, तारारम पम पम, 1/r1 और 1/r2 ये ले लिया कॉमन, समीकरण नंबर 8। अब मेरे v इधर ले जाना बिल्कुल आसान है, मैं v को इधर ले आता हूँ, मैं इसको एक बार हल कर देता हूँ। e1 r2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, e2 r1 बट्टा r1 प्लस r2 माइनस v r1 r2 r1 प्लस r2, समीकरण नंबर 9। i बराबर, अरे रे 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 रे, अब i इधर नहीं, अब करते v, अब इसको इधर ले आते हैं, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग, इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर, तो v माइनस का प्लस हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 r2 बराबर e1 r2 प्लस e2 r1 बट्टा r1 प्लस r2, और ये i उधर चला जाएगा, बड़ी मोहब्बत से चला गया ये i। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने इसके किए टुकड़े, ठीक है, टुकड़े किए, अलग अलग हो गया, फिर मैंने इसको अलग ले लिया और ये v यहाँ से कॉमन लेके ये कर लिया, फिर मैंने क्या किया, इनका लसब वसब लिया और इसको इधर भेजा और i को उधर भेजा। मुझे v एक तरफ लाना है, मैंने आपको पहले कहा मेरा टारगेट क्या है, इसके आने के बाद, यहाँ आने के बाद v एक तरफ लाना है, जैसे आपकी मर्जी पड़े आप लाओ। मैं ले आया v एक तरफ, तभी मैं तुलना कर पाऊंगा, तो मैं ले आया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिएगा, मैंने गलत किया ना, गलत गलत, बच्चे भी समझ गए होंगे मैंने कहीं भी गड़बड़ किया। ये लसअप आएगा भाई, यहाँ पे लसअप मैंने क्या कर दिया, तो ये आ जाएगा लसअप r1 r2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऐसे किया तो नीचे गुणा होता है ना r1 r2, और यहाँ पे भी क्या होगा, गुणा। तो यहाँ पूरा हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, r1 r2। अब पूरी समीकरण को अगर मैं r1 r2 से गुणा कर दूँ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, तो पूरी समीकरण को r1 r2 से गुणा कर दूँ, तो आगे करूँ भले, ठीक है। तो r1 r2 को, पूरी समीकरण को लिखने की ज़रूरत नहीं है, r1 r2 से गुणा करूँ तो ये r1 r2 गया, ये r1 r2 गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे समीकरण को r1 r2 से गुणा किया तो इन दोनों के r1 r2 कट गए और उसका r1 r2 बच गया, जो बचा, जो जीता वही सिकंदर। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें आना ही पड़ेगा इधर, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है। v बराबर, अब मैंने आपको कहा था e1 r2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो अलग अलग होंगे, और e2 r1 माइनस का i, और ये है
R1 R2। अब इसके गुणा में ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ। इसके गुणा में इधर देखिए बच्चों R1 प्लस R2 पड़ा है, और इस समीकरण का नंबर भी देख लेते हैं 10। 10 के बाद बस बिल्कुल नहीं है, ये हो गई 11, ठीक है, और ये हो गई V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, मैंने बार बार कहा है, ये उधर से आया शूँ इधर, और ये R, और ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी आया शूँ इधर, और ये होगी समीकरण 12। तुल्य परिपथ की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? तुल्य परिपथ की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो V बराबर E इक्विलेंट माइनस आई आर इक्विलेंट। इसकी समीकरण हमेशा यही बनती है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण 12 व 13 की क्या करने पर तुलना, समीकरण 12 व 13 की क्या करेंगे भाई? तुलना, तुलना, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे भाई। तो तुल्य परिपथ की V बराबर E माइनस आई आर, यही बननी है, हर बार यही बन रही है। तुलना करो V V E इक्विलेंट, बेटा E इक्विलेंट कितना है इस बार? E1 R2 E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2, और R इक्विलेंट कितना है जो समांतर का होता है? R1 R2 R1 ये देखो I माइनस आई ये बचा हुआ R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 14, ये हो गया 15 तक समीकरण आगे भी देखो एक बार ध्यान से क्या किया मैंने। कोई जादू नहीं है भाई प्यारे बच्चों, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, बिल्कुल डेरिवेशन है। और मैंने कहा था थोड़ा सा टफ है, तो उसी पॉइंट को मानते हुए आप चलिए, ठीक है। आसान, मेरा टारगेट है इस साल आसान कराने का। हर साल मैं थोड़ा कठिन लेवल पे कराता हूँ, लेकिन इस बार मैं आसान तरीके से कराना चाह रहा हूँ, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर रहे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको और कोई दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है? यदि n सेल E1 E2 डैश 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 En जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 डैश 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 Rn हो, समांतर क्रम में हो, तो वो समांतर क्रम में जुड़े हो, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, E इक्विलेंट बट्टा R इक्विलेंट बराबर E1 बट्टा R1 E2 बट्टा R2 E3 बट्टा R3, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। En बट्टा Rn अभी आएगा नहीं इतना लंबा, कभी फिर भी आपको आना चाहिए। और समांतर क्रम के लिए E बट्टा R इक्विलेंट कितना होता है? तो समांतर क्रम में आपको सबको पता है, अगर अनंत प्रतिरोध भी हो तो सबका 1 अपॉन वाला ये फॉर्मूला आप सबको आता है। तो 15 के बाद ये हो गया 16 और ये हो गया 17। इसी के साथ बच्चों ये जो खतरनाक सा डेरिवेशन था जो अपन ने यहाँ से शुरू किया था, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें अपन ने क्या किया, वापस अपन देखें 1 मिनट के लिए। तो अपन ने क्या किया, इसके लिए टर्मिनल वोल्टा मैंने मान ली VA और B, और A और B इधर भी है, तो VA माइनस VB को V मान लिया। तो सेल E1 की टर्मिनल वोल्टा कितनी हो गई? V बराबर, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टा V है, E1 माइनस I1 R1, और V बराबर ये क्या हो गया, E2 माइनस I2 R2। ये कैसे हट गया? तो I2 बराबर कितना था? E2 माइनस V बट्टा R2, हट गया होगा, हो जाता है कभी कभी। तो I1 का मान निकाल दिया, और इसी तरह से अपन ने I2 का मान निकाल दिया, और अपने को I बराबर I1 प्लस I2 दिख रहा है, ये I1 और I2 में जा रहा है, तो KCL का लॉ लगा दिया, I बराबर I1 प्लस I2। KCL वैसे अब आएगा,
कुछ नहीं, पर आपको दिख रहा है कि ये आई जो है I1 I2 में जा रही है, ठीक है। KCL अब आएगा, मुझे लगा आ चुका है, तो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं KCL, ठीक है। समीकरण 2 व 4 से मान 5 में रखने पर इसमें I1 और I2 का मान जो अपन ने निकाला था वो यहाँ पे अपन ने रख दिया। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपना टारगेट क्या है, टारगेट है V को एक तरफ लाओ, सावधान, V को एक तरफ लाना है, V को एक तरफ, या इसको बोलेंगे V को LHS में लाना है, ठीक है। V को क्या करना है, सावधान, मैं ये देखो ये गुब्बारा बना देता हूँ इधर, ठीक है, ध्यान से रहना है गुब्बारा उड़ नहीं जाए। तो V को LHS में अकेले लाना है, तो V को अपन LHS में अकेले लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले अलग किया, फिर मैंने V को कॉमन लिया, इसको अलग कर दिया, इसका लसा वसब लिया, इसका लसा वसब लिया, फिर इसको मैं इधर लाया, I को मैं उधर ले गया, और फिर मैंने इसका माल सब उधर भेज दिया। जब इसका माल उधर भेजा तो ये फाइनल मिला मेरे को, और तुल्य परिपथ की टर्मिनल वोल्टता V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट होती है। मैंने बार बार कहा है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो आपको दिख रहा है V की जगह V, E इक्विवेलेंट की जगह आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा मामला आया, माइनस आई की जगह माइनस आई, फिर आर इक्विवेलेंट की जगह क्या दिख रहा है आपको, ये वाला मामला। तो जो मामला दिख रहा है तुलना करके अपन ने लिख दिया। क्लियर, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर, E इक्विवेलेंट आपको लगाना है तो आपको लगना है E1, दूसरा वाला R2 प्लस E2 R1 बट्टे में दोनों प्रतिरोधों का योग। क्यों, क्योंकि इसकी विमा अगर E है, बट्टे में E1 प्लस E2 मत लिख देना, कुछ बच्चे लिख देते हैं। यदि E इक्विवेलेंट है तो इसकी विमा E की विमा आ गई, इसकी विमा E की विमा आ गई। अब देखो इसके बाद प्रतिरोध की विमा है, तो E और प्रतिरोध की विमा इधर है, E की विमा, तो प्रतिरोध की बट्टे में प्रतिरोध आना चाहिए, तभी विमा से विमा E R की विमा से R की विमा कैंसिल होगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम संयोजन समझा दिया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है मिक्स संयोजन। कितना संयोजन, मिक्स संयोजन। तो इस चैप्टर की शुरुआत में जब अपन ने गए थे उससे अपन करते हैं मिक्स संयोजन, इतना सिलेबस में है नहीं अपने। तो देखो मिक्स संयोजन है, सुनिएगा मैं बताता हूँ। ये सारे अगर एक ही है, सुनना, इन सब का EMF, प्यारे बच्चों सुनना मेरी बात को, इन सारों सेलों का EMF जो E ही है, सबका E है, सुनना। और ये कितनी तक है, N तक है, कितनी तक है, N तक है। इधर ये N है और इधर ये कितने हैं, M है। ध्यान से देखना, इधर ये N है, इधर ये M है। तो देखो एक बार E, दो बार T, तीन बार, चार बार, तो इधर तक कुल EMF कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, इधर तक E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N बार E हो जाएगा, इसमें N बार E। क्लियर भाई, जुड़ता जाएगा। क्लियर, अब N बार E, N बार E, N बार E, N बार E अगर M बार भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी N ही है। तो अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको ज़्यादा विभव चाहिए तो आप श्रेणी क्रम करो, आपने किया ई N बार लगा दिया, N टाइम्स आपको विभव मिल गया। लेकिन आपको ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो ये समांतर क्रम आपके सिर्फ ज़्यादा देर के लिए, इससे EMF पे फर्क नहीं पड़ेगा। EMF आपका अब भी कितना रहेगा, एक ब्रांच का N ही है, तो ये सब अगर EMF E मान है, इन सब के मान E है, तो इसका भी N ही रहेगा, इसका भी N ही रहेगा, इसका टोटल भी N ही रहेगा। तो ये N ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार प्रतिरोधों में बात करें तो लगे हाथ प्रतिरोध की बात भी कर लेते हैं, मैं लगे हाथ बता देता हूँ। अगर इसका प्रतिरोध R1 है, क्लियर, ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 है, R है, इसका प्रतिरोध भी R है, इसका प्रतिरोध भी R है, या बड़ा R लिया है तो बड़ा R लूँ, ठीक है, बड़ा R लेता हूँ, ठीक है। इसका प्रतिरोध R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो सारे के सारे श्रेणी क्रम में तो टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, NR, कितना हुआ, NR, टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, NR। लेकिन NR समांतर क्रम में, तो आपको पता है समांतर क्रम में M वार है, NR कितनी बार है, M वार, तो बट्टा क्या हो जाएगा, NR बट्टा M। तो आपका आंसर कितना है, NR बट्टा M। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ रहा है तो R प्लस N वार NR, और समांतर क्रम में M ब्रांचेज है वैसी की वैसी, तो बट्टा M। क्लियर, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR बट्टा M। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। ये चैप्टर यहाँ अपना समाप्त हो चुका है।
अगली कक्षा में इसके न्यूमेरिकल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।